हेलो, नमस्कार। मैं चेतन लाल रेकर, स्वयं समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में कंसेप्ट है क्रांति। क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। उद्विकास, प्रगति एवं विकास की ही भांति क्रांति भी परिवर्तन का एक विशेष रूप है। क्रांति में परिवर्तन का क्रम तीव्र हो जाता है। क्रांति एक सामाजिक क्रिया है जिसमें पुरानी व्यवस्थाओं के स्थान पर नई व्यवस्था स्थापित की जाती है। क्रांति में पुराने जो अभिजातों का जो स्थान है, नवीन अभिजात एवं नेता ग्रहण कर लेते हैं। क्रांति में प्राचीन संस्थाओं के स्थान पर नवीन संस्थाओं की स्थापना की जाती है। क्रांति के इसी अर्थ को प्रकट करते हुए पार्क कहते हैं, एक संस्कृति एक सामूहिक आंदोलन होता है जिसका उद्देश्य वर्तमान समाज व्यवस्था को नष्ट करके लोकाचारों को परिवर्तित करना होता है। इसी संदर्भ में थियोडोरसन ने भी कहा था, क्रांति में सामूहिक सामाजिक नेतृत्व में विशाल पैमाने पर परिवर्तन आते हैं और नवीन शासक वर्ग की इच्छा के अनुसार सामाजिक संरचना का पुनर्निर्माण किया जाता है। किंतु संस्कृति के सभी पक्षों में तुरंत परिवर्तन नहीं किए जा सकते। जब क्रांति को समाज की शक्ति संरचना में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है तो इसका अर्थ होता है कि नवीन हित समूह नए परिवर्तन ला रहा है। वे क्रांति के समाज में मौलिक परिवर्तन के रूप में मानते हैं। सामान्यतः क्रांति का जो अर्थ है समाज में अचानक घटित होने वाले परिवर्तन से लिया जाता है। कई व्यक्ति क्रांति का तात्पर्य राजनीतिक सत्ता में होने वाले आकस्मिक एवं अप्रत्याशित परिवर्तनों एवं राजनीतिक विकल्पों से लेते हैं। ये लोग क्रांति की अवधारणा में रक्तपात, नरसंहार एवं हिंसा को भी जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए फ्रांस, रूस, चीन की राज्य क्रांति में हिंसा एवं नरसंहार हुआ था। किंतु क्रांति का केवल राजनीतिक सत्ता के परिवर्तन तक ही सीमित नहीं होती है। धार्मिक, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में भी क्रांतियाँ घटित होती है जिनमें हिंसा एवं रक्तपात का होना आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में तीव्र गति से परिवर्तन होते रहे हैं, हो भी रहे हैं, किंतु उनमें हिंसा व नरसंहार का सहारा नहीं लिया गया। क्रांति तो परिवर्तन की वह स्थिति है जिसमें तीव्र एवं अप्रत्याशित रूप से परिवर्तन घटित होते हैं तथा इनके परिणाम भी अप्रत्याशित होते हैं। अचानक एवं आकस्मिक सत्ता परिवर्तन को राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। उद्योगों में मशीनों द्वारा तीव्र गति से बड़ी मात्रा में उत्पादन को औद्योगिक क्रांति अथवा आर्थिक क्रांति के नाम से पुकारा जाता है। धार्मिक प्रथाओं, मूल्यों एवं आदर्शों में परिवर्तन अथवा एक धर्म के स्थान पर दूसरे धर्म की स्थापना को धार्मिक क्रांति कहते हैं। जब संपूर्ण समाज की संरचना, संस्थाओं, समूहों, मूल्यों, आदर्शों आदि में आमूलचूल परिवर्तन आते हैं तो उसे सामाजिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब है डेफिनेशन एवं मीनिंग ऑफ द रिवॉल्यूशन, यानी कि क्रांति का अर्थ एवं परिभाषा। क्रांति ऐसे परिवर्तनों को कहते हैं जो अचानक घटित होते हैं, जिनके परिणाम भी अप्रत्याशित होते हैं। क्रांति के परिणाम स्वरूप समाज के नेतृत्व एवं संरचना में आमूलचूल परिवर्तन आ जाते हैं। क्रांति की परिभाषा करते हुए बोगार्ट्स ने कहा था कि सामाजिक क्रांति असद्भावना तथा रक्तपात की कीमत पर शक्तिशाली विप्लव पैदा करके अच्छे व बुरे दोनों प्रकार के मूल्यों को उखाड़ फेंकती है तथा विस्तृत सामाजिक पुनर्गठन की मांग करती है। किम्बालिंग ने कहा था, क्रांति एक ऐसा आकस्मिक सामाजिक परिवर्तन है जो साधारणतः वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था को बलपूर्वक उलट देने से घटित होता है, जिसके फलस्वरूप सामाजिक तथा कानूनी नियंत्रण के नए स्वरूपों की स्थापना होती है। क्रेन लिंटन ने भी कहा था। इसी प्रकार सिगमंड न्यूमैन ने कहा था कि क्रांति राजनीतिक संगठन, सामाजिक संरचना, आर्थिक संपत्ति पर नियंत्रण तथा सामाजिक व्यवस्था की प्रमुख काल्पनिक अवधारणा में होने वाले व्यापक
तथा आमूलचूल परिवर्तन को कहते हैं। इस प्रकार क्रांति विकास की निरंतरता को तोड़ देती है। फेयरचाइल्ड ने समाज में होने वाले अचानक परिवर्तन को क्रांति कहा है। सोरोकिन का मत है कि जब समाज में सामाजिक लक्ष्य एवं मूल्यों में अत्यधिक गड़बड़ी, अस्थिरता और अनिश्चितता पैदा हो जाती हो और जिसके परिणाम स्वरूप समाज में अशांति तथा समाज व सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था में अस्थिरता पैदा हो जाती है तो उसे क्रांति कहते हैं। इन सब विवेचन के आधार पर हम सामाजिक क्रांति की कुछ विशेषताएं जो उभर कर सामने आती है वो इस प्रकार है। नंबर 1, क्रांति सामाजिक परिवर्तन का एक ढंग या प्रकार है। ये एक ऐसा परिवर्तन है जो निरंतर नहीं होता बल्कि आकस्मिक रूप से घटित होता है। दूसरा, क्रांति के कारण सामाजिक नेतृत्व में परिवर्तन आ जाता है। पुराने नेताओं एवं अभिजातों का स्थान नए नेता व अभिजात ग्रहण कर लेते हैं। नंबर 3, क्रांति का क्षेत्र व्यापक है। ये सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि किसी भी क्षेत्र में घटित हो सकती है। नंबर 4, क्रांति के कारण समाज तथा उसके विभिन्न पक्षों में आमूलचूल परिवर्तन आ जाता है। नंबर 5, क्रांति के परिणाम स्वरूप अप्रत्याशित होते हैं। किसी भी क्रांति के परिणामों के बारे में निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि उसके केवल अमुक परिणाम ही निकलेंगे। क्रांति लाभदायक भी हो सकती है, हानिप्रद भी। क्रांति के कारण कुछ पक्षों को लाभ होता है तो कुछ को हानि होती है। इसी प्रकार नंबर 7, क्रांति से कई बार हिंसा का बोध होता है, किंतु क्रांति के कारण हिंसा होगी ही यह आवश्यक नहीं है। कई बार हिंसा के द्वारा सत्ता परिवर्तन कर क्रांति लाई जाती है तो कई बार प्रस्ताव में प्रजातंत्र में मत के आधार पर अहिंसात्मक तरीकों से भी सत्ता परिवर्तन करके क्रांति लाई जाती है। नंबर 8, क्रांति का उद्देश्य वर्तमान समाज व्यवस्था के स्थान पर नई समाज व्यवस्था की स्थापना करना होता है, न कि उसमें सुधार। सुधारवादियों एवं क्रांतिकारियों में यही अंतर है कि सुधारवादी पुरानी व्यवस्था जो समाज की होती है उस बुराइयों को दूर करके उसके बनाए रखना चाहते हैं, जबकि क्रांतिकारी पुरानी समाज व्यवस्था को ये कमियों के कारण उसे उखाड़ फेंक कर नई समाज व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं। नंबर 9, क्रांति का जन्म सामाजिक असंतोष के कारण होता है। जब समाज में असंतोष बढ़ता है तो उसे दूर करने के लिए प्रयत्न नहीं किया जाता है तो क्रांति जन्म लेती है। इसी प्रकार नंबर 10, सामान्यतः राजनीतिक क्रांति का सूत्रपात नीचे के तबके द्वारा होता है। इसी संदर्भ में प्लेटो का मत है कि जब उच्च वर्ग भ्रष्ट हो जाता है तो निम्न वर्ग के शक्तिशाली व्यक्ति उसका स्थान ले लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये जो 10 विशेषताएं सांस्कृतिक या क्रांति के संदर्भ में समाजशास्त्र ने बताई। इसी प्रकार नंबर 11 जो विशेषता है कि क्रांति एक ऐसा परिवर्तन है जिसके लिए सचेत एवं जागरूक प्रयत्न किए जाते हैं और ये स्वतः नहीं आती। नंबर 12, क्रांति में परिवर्तन की गति तीव्र होती है, उद विकास की भांति धीमी नहीं। और नंबर अंतिम और 13वीं विशेषता जो है वो ये है कि क्रांति एक सामूहिक क्रिया है, न कि व्यक्तिगत। इस अर्थ में क्रांति के लिए अनेक व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रूप से प्रयास किए जाते हैं। इस प्रकार क्रांति के जो उभर करके जो विशेषताएं प्रकट हुई वो इस प्रकार से 12 समाजशास्त्र ने बताई। अब बात आती है क्रांति तथा उद्विकास, दोनों के बीच में जो क्या अंतर है उसको अधिक स्पष्ट करने के लिए हमें इस दोनों को समझना आवश्यक है। तो रिवॉल्यूशन एंड इवोल्यूशन, क्रांति की अवधारणा को अधिक स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ पर दोनों को स्पष्ट करेंगे। तो पहली बात यह आती है कि उद्विकास में परिवर्तन क्रमिक एवं धीमी गति से होते हैं, जबकि क्रांति में बिना किसी क्रम के तीव्र गति से परिवर्तन होता है। नंबर 2, उद्विकास स्वचालित प्रक्रिया है, जबकि क्रांति के लिए सजग प्रयत्न करने होते हैं। नंबर 3, उद्विकास एक प्राकृतिक अवधारणा है, जबकि क्रांति एक सामाजिक अवधारणा। नंबर 4, क्रांति में पुरानी व्यवस्था के स्थान पर नवीन व्यवस्था की स्थापना की जाती है, जबकि उद्विकास में उसी वस्तु या सावयव में परिवर्तन आ जाता है। इसी प्रकार नंबर 5, उद्विकास में परिवर्तन की दिशा निश्चित होती है, जबकि क्रांति की कोई दिशा निश्चित नहीं होती है। नंबर 6, क्रांति का कोई न कोई पूर्व निर्धारित लक्ष्य होता है,
जबकि उद्विकास का कोई पूर्व निश्चित लक्ष्य नहीं होता है। नंबर 7, क्रांति का मूल कारण सामाजिक असंतोष है, जबकि उद्विकास एक स्वचालित प्रक्रिया है। नंबर 8, उद्विकास की प्रक्रिया अहिंसक है, जबकि क्रांति हिंसक और अहिंसक दोनों से ही हो सकती है। नंबर 9, उद्विकास एक सार्वभौमिक तथ्य है, सभी समाजों और कालों में समय में घटित होती है, जबकि क्रांति का संबंध केवल समाज से है। नंबर 10, उद्विकास सरलता से जटिलता की ओर होता है। इस अर्थ में उद्विकास कुछ निश्चित नियमों पर आधारित होती है, जबकि क्रांति का कोई निश्चित नियम नहीं होता है। इसी प्रकार नंबर 11, बोगार्ट्स कहते हैं कि जब उद्विकास असफल हो जाता है तो सामाजिक क्रांति आती है, और जब विशिष्ट हितों के कारण उद्विकास को रोक दिया जाता है तो समाज की कमजोर कड़ी को तोड़कर क्रांति जन्म लेती है। तो इस प्रकार से ये जो 11 जो अंतर हैं वो क्रांति और उद्विकास के संदर्भ में हमारे सामने